हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि पार्ट 1 था हमारा, 2 था हमारा, 3 था हमारा, हम जिसमें कंप्लीट किए थे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस चैप्टर के बता चुका था, भूगोल का। ये त्रैमासिक का सिलेबस है आपका, है ना। यही चैप्टर आएंगे, संसाधन विकास। इस चैप्टर के हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके कर चुके हैं, इसके कर चुके हैं, है ना। और ये इतिहास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये पूरा आपका कंप्लीट है। पिछले वीडियो जाकर के देखिए, है ना। ये वाला आपका संघवाद राजनीति का चैप्टर कंप्लीट है। यही क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम अर्थशास्त्र के 2 चैप्टर हैं आपके कंप्लीट करेंगे और आपकी सामाजिक विज्ञान पूरी खल्लास। तो यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र स्टार्ट करते हैं। राजनीति हम पहले ही देख चुके हैं, पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अध्याय नंबर 2 इसका पूछा जाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा एवं साख। तो दोनों अध्यायों के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा का अर्थ क्या है, कार्य का वर्णन कीजिए। मुद्रा का अर्थ क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुद्रा क्या होती है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है ना। जो पैसा है विनिमय के माध्यम में यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। जैसे कि नोट हो गया, सिक्का हो गया, सिक्का हो गया, है ना। इसके जो कार्य है मुद्रा के, मूल्य का मापन करना, है ना। मूल्य आंका जाता है सीधा इससे। मूल्य का संचय, स्थगित भुगतान का मान, साख का आधार। यह राष्ट्रीय आय का वितरण करती है ना। जो आपकी आय है यानी कि इनकम है उसका वितरण करती है। तो इस प्रकार से इसका कार्य और अर्थ रहेगा मुद्रा का, जरूर से याद रखिएगा। ये इसका एक और कार्य यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गृह ऋण लेने के लिए ऋणी को कौन कौन सी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। आपको यदि होम लोन लेना है तो कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र में आपको यही बताया गया है। पहले उसे आय के स्रोत का प्रमाण पत्र देना होगा, रोजगार का रिकॉर्ड दिखाना होगा, नए मकान के कागज बैंक को सौंपने होंगे। बैंक संतुष्ट नहीं होता है तो वह 1 या 2 व्यक्तियों की गारंटी लेता है। गारंटी देने वालों से ऋण का भुगतान लिया जाता है। तो इस प्रकार से रहेंगे यहाँ पे गृह ऋण, यानी कि होम लोन लेने के लिए ऋणी व्यक्ति जो है उसके पास कौन कौन सी औपचारिकता होनी चाहिए। इस प्रकार से ये 3-4 आपको बताए गए हैं। समर्थक ऋणाधार क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार, है ना, ऋणाधार के रूप में परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की ऐसी वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियों की ही समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं। उदाहरण हो गए कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा आदि। ये रहेंगे आपके उदाहरण समर्थक ऋणाधार के। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती, है ना। तो बैंक क्यों मना कर देती है कि हम आपको कर्ज नहीं देंगे, कैसे व्यक्तियों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए, क्या कारण है, उनके कारण देखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक जो हैं वो उपस्थित ही नहीं है, तो वहाँ पे व्यक्तियों को ऋण नहीं मिल पाता। समर्थक ऋणाधार ना होना, जो समर्थक ना होना के साथ जरूरी कागजात ना होना, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन पे कई लोगों के पास, कुछ व्यक्तियों के पास यहाँ पे होते भी नहीं हैं, बनवा नहीं पाते, कुछ कोई भी कारण हो सकता है, जरूरी कागजात ना होना जो उसमें चाहिए। ऋण की शर्तें पूरी ना कर पाना, है ना, वो उसे शायद पूरा ना कर पा रहे हों। तो यही कुछ कारण बताए गए यहाँ पे। अगला रहेगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छी तरीके से इसे तैयार करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन है। यहाँ पर वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना, यानी कि लंबे समय तक, है ना, भविष्य के लिए उन्हें सेव करके रखना। सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई। तो इस प्रकार से रहेंगे आपके वस्तु विनिमय प्रणाली की ये सीमाएं रहेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, शाखा के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे शाखा के जो औपचारिक क्षेत्र हैं इनकी विशेषताएं रहेंगी इस प्रकार से कि बैंक सहकारी समितियों के द्वारा, इसमें आप हेडिंग है ये, है ना, इसमें अंदर और ज़्यादा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इससे आपको अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे औपचारिक के रहेंगे, है ना, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमा बताइए। तो ये रिपीट हो गया है शायद क्वेश्चन, तो आगे देख लेते हैं। मनरेगा 2005, इसके बाद रोजगार गारंटी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मनरेगा का तो है ही,
क्योंकि पिछली बार मनरेगा का और रोजगार गारंटी दोनों ही पूछे गए थे, तो आपको जरूर से इन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए। उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। जो मनरेगा 2005 सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से मनरेगा 2005 को लागू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के एक व्यक्ति को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य और है, उद्देश्य गाँव से महानगरों की ओर आने वाले भारी पलायन को रोकना, है ना। क्योंकि गाँव की तरफ से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, महानगरों की तरफ, क्या के लिए? काम की तलाश में, क्योंकि बेरोजगार हैं। मनरेगा इसलिए चलाई गई, एक इसका प्रमुख उद्देश्य है कि गांव से शहर के तरफ लोग ना जाएं रोजगार की तलाश में, यहीं पर उन्हें रोजगार मिल जाए। यहाँ पे 100 दिन की रोजगार गारंटी देने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान लिखिए। तो सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, है ना, एक साल में, यानी कि 365 दिन में से 100 दिन की गारंटी यहाँ पे सरकार लेती है रोजगार की, कि आपको काम मिलेगा। काम उपलब्ध ना होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, है ना। काम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता पाओ लो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है ऐसा। यहाँ पे देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयता देना, भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करने वालों को मदद, इस प्रकार से इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। प्राकृतिक संसाधन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड, तो उनके आधारित अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसकी गतिविधियां हम सूचीबद्ध करें तो इसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है। उदाहरण, कृषि, डेयरी, मत्स्य वानिकी, तो ये आपके उदाहरण। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और आपके एक और क्वेश्चन है लास्ट में, बस लास्ट ही है, इसके बाद ये आपका सेकंड लास्ट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। जब एक श्रमिक काम तो कर रहा है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है ना। कोई श्रमिक लगा है, मजदूर काम कर रहा है, पूरे दिन कर रहा है, लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता। इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता, बल्कि किसी खास काम को करने की मजबूरी होती है। यहाँ पे ये आपका इसका आंसर रहेगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण के साथ दिया गया, पूरा यहाँ तक आंसर रहेगा। लोग काम करते रहते हैं, लोग अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। विभेद कीजिए, अंतर लिखिए। जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। जब कोई आदमी काम तो कर रहा है लेकिन अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर रहा है तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी काम तो कर रहा है लेकिन अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। लेकिन जब किसी आदमी को काम बिल्कुल भी नहीं मिलता तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले 4 वीडियोस जाकर के देखिए जिसमें आपकी पूरी सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कराई गई है। ये हमारा लास्ट वीडियो था, तो हम आपकी सामाजिक विज्ञान पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें हमने, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या कंप्लीट किया, है ना। तो ये देखिए आपका यहाँ पे हम देखे हैं अर्थशास्त्र, आपके 2 चैप्टर आने हैं यही, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। आपकी जो राजनीति है, इससे जो क्वेश्चन आपके आने हैं, है ना, आपका एक चैप्टर आना है संघवाद, इसके सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए पिछले वीडियो में। और आपका ये वाला चैप्टर जो है, यानी कि अब इतिहास ही होगा ना, इतिहास से जो भी इतिहास से आपके ये वाले चैप्टर पूछे जाने थे, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए, इन सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपकी जो भूगोल बचती है, भूगोल तो हम कंप्लीट पहले ही नंबर कर चुके थे, है ना। ये आपके चैप्टर हैं, यहाँ पे देखिए, ये रहे आपके भूगोल। तो भूगोल से जो चैप्टर आए थे, हम पिछली वीडियो में सभी के आंसर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो जाकर के जल्दी से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें फॉर PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग।